Honorable Member Shri Neeraj Dangi ji. माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए ये तय किया जाता है कि आर्थिक व्यवस्था उन देश के सभी तबकों के लिए हो जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वेतनभोगी हैं, पूंजीपति हैं और उद्योगपति हैं, और इनके माध्यम से ये इस व्यवस्था के चलते अपने जीवन को सुचारू रूप से और बेहतर रूप से चला सके, ये जो है तय किया जाता है अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये इस तरह की व्यवस्था देश के तमाम तबकों के लिए लागू करें। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मौजूदा सरकार ने देश की इस धरोहर को देश के निचले तबकों के हितों में न रख करके पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जहां कांग्रेस सरकार ने देश को 70 सालों तक संभाल के रखा था, वहीं इस बजट ने यह दर्शा दिया है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस बजट से निश्चित रूप से चरमरा जाएगी। बैंक बिकेंगे, पोर्ट बिकेंगे, एयरपोर्ट बिकेंगे, रेलवे स्टेशन पहले ही बिक चुके हैं। संपूर्ण रेलवे और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास लाखों एकड़ जमीनें हैं, उनको भी औने पौने दामों में इन पूंजीपतियों को बेचा जाएगा। बीमा क्षेत्र में LIC जैसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी को भी प्राइवेट भागीदारी दी जा रही है। ऐसे में जब पूरे देश में पूंजीपति प्रधानी होगी और देश का आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र जो है वो निजी हाथों में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से आरक्षण को भी समय के साथ में खत्म करने की कोशिश ये लोग करेंगे, चूंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री जी का यह भी कहना था कि बेकार पड़ी बड़ी संपत्तियों को आत्मनिर्भर भारत के लिए इनका कोई योगदान नहीं है, इन्हें जो है मुद्रीकरण के लिए सीधे इन्हें बेचकर या रियायत दे करके या फिर ऐसे ही कुछ साधनों के माध्यम से इनका मुद्रीकरण किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व का ये निष्कर्ष निकलता है कि एयर इंडिया, BSNL, भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉरपोरेशन जैसे अनेक उपक्रम आत्मनिर्भर भारत के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020 की पहली तिमाही को लेकर के हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी तरह से सिकुड़ी थी, 23.9% से। जो पूर्व अनुमान जो था गिरावट का लगभग 18.3%, उससे भी कहीं अधिक यह है। और ये आज के देश के सांख्यिकी की इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इस गिरावट का असर देश की GDP निर्धारित करने वाले सभी 8 सेगमेंट्स पर नजर आ रहा है, और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इस पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था। कोरोना काल में जब इस तरह की व्यवस्था थी, उसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था का संकुचन जो है क्रमशः 7.5% व 8% की दर से जारी रहा। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी ने देश को चारों तरफ से जकड़ लिया, जिस पर जो है इस बिल में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। देश में बेरोजगारी की दर मार्च 2020 को 8% थी, वहीं अप्रैल 2020 में यह सिर्फ एक महीने में ही 24% पर पहुंच गई थी। वर्ष 2020 के सितंबर से दिसंबर माह के मध्य में यह 9 ट्रिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। ऐसे में 2021 का बजट, जिसे कहा जाता था कि 100 वर्षों में ऐसा बेहतरीन बजट कभी नहीं देखा जाएगा, ऐसे में देश के हालात बदलने वाला, समृद्धि वाला न होकर के ये बजट जो है देश की जनता के सपनों को तोड़ने वाला बजट साबित होगा। वित्त विधेयक में उन सभी विधेयकों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से
सरकारी आमदनी एवं सरकारी व्यय से संबंधित होते हैं तथा राजकीय कोष में आय एवं घाटा होने के निर्धारण में वे उपक्रम अपनी जो है अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम 2021 के वित्त बजट पर विधेयक पर हम नजर डालें तो मौजूदा फिस्कल डेफिसिट से निजात पाने के लिए इस विधेयक में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जो देखा जाना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, इसी कड़ी में मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिससे इस वित्त विधेयक की खामियों को न सिर्फ उजागर किया जाएगा बल्कि इस फाइनेंस बिल की पोल खुलेगी। वेतनभोगी वर्ग के लिए किसी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान 2.1 करोड़ से अधिक नौकरियां खत्म हुई। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ना तो आम जनता की मनोदशा को समझा और न ही उनके आर्थिक हालातों पर चिंता जताते हुए इस विधेयक में कोई बात रखी। आयकर स्लैब और उसकी दरों में कोई परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव नहीं लाया गया और ना ही बुनियादी छूट सीमा में कोई बदलाव किया गया। उन्हें नौकरी एवं आमदनी दोनों ही न होने के बावजूद भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो पिछले वर्ष की तरह ही है। दूसरा, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो व्यवस्था की गई है, बजट भाषण में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के लोग हैं उन्हें आयकर विवरणी भरने में शिथिलता प्रदान की जाएगी और ऐसे लोगों को जिनकी आय, जिनकी पेंशन एक ही बैंक में जमा हो रही है उन्हें आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें शर्त यह रखी गई कि वरिष्ठ नागरिक के पास एक से ज्यादा अगर बैंक खाते हैं और पेंशन के अलावा भी आय के अगर साधन और स्रोत हैं और उनके अकाउंट्स अलग अलग बैंकों के अंदर हैं तो उनकी सारी जमा पूंजी और वो तमाम पेंशन और तमाम आय जो है वो एक ही स्पेसिफाइड बैंक में होनी चाहिए और उनका संबंध भी इस तरह से होना चाहिए कि जिससे टोटल इनकम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटीज और टीडीएस इन तीनों की ठोस जानकारी और आकलन हो सके। ऐसे में अगर पेंशन, आय तथा ब्याज एक ही बैंक में आ रहे हो तभी वरिष्ठ नागरिक को एक शपथ पत्र देना होगा जिसके सत्यापन के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई उसे करनी होगी। वो कैसे संभव होगा ये देखने वाली बात है 75 वर्ष की आयु में। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी बोझिल रियायत देने की आवश्यकता ही क्या थी जब आईटीआर सहज फॉर्म अवेलेबल है। तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति उस पर ज्यादा फोकस करेगा और चल रही व्यवस्था का ही चयन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में वित्त विधेयक द्वारा दी गई रियायत की उपयोगिता नगण्य साबित होगी। इसी प्रकार फेसलेस जांच स्कीम, कुछ साथियों ने उसे सराहा भी है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आयकर विभाग की भविष्य में चेहरा विहीन आकलन व्यवस्था लागू करने पर जो नजर है, किसी भी केस की अपील प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी और सिर्फ एक व्यवस्था जो शिथिलता प्रदान की गई है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह लोग कर पाएंगे जिसमें अधिक गहन जांच की आवश्यकता है, स्क्रूटनी की आवश्यकता है। ऐसे में मैं केंद्र से पूछना चाहूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि क्या यह फेसलेस प्रणाली बहुत जल्दी लागू नहीं हो रही है जब परिस्थितियां में जहां फेसलेस असेसमेंट स्कीम गत वित्तीय वर्ष की प्रस्तावित हुई थी उस वक्त पूर्ण रूप से अभी तक भी उसका समाधान नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे में चेहराविहीन आयकर आकलन जो व्यवस्था है वह आज के हालात की चुनौतियों को झेलने के लिए क्या तैयार है। द चैलेंजेस इन faceless mode of operation will include lack of adequate infrastructure for uploading data, lack of competency of front-end staff and lack of coordination between the staff and the tax officials, potential for greater rigidness, inflexibility,
limitations on the file size, number of documents, difficulties in explaining complex facts, business structures and intricate legal aspects, etc. मैं कहना चाहूंगा कि न्यायकरण प्रणाली में व्यक्तिगत सुनवाई की अहम भूमिका होती है और यहां इस फेसलेस प्रणाली ने नेचुरल जस्टिस को जो है वो एक क्वेश्चन मार्क दिया है। ये ठीक उसके विपरीत है। इस व्यवस्था में किसी करदाता के आयकर रिटर्न की जांच के लिए देश के किसी भी हिस्से में कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर उसकी जांच कर सकता है। ऐसे में किसी भी पीड़ित को अगर अपनी अपील करनी है तो उसको अपील करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यह पारदर्शिता ना होकर के अपारदर्शिता की श्रेणी में मैं इसे डालना चाहूंगा। वरन इसे मैं कहना चाहूंगा कि यह फेसलेस नहीं, यह हार्टलेस स्कीम है। इसी प्रकार सेटलमेंट कमीशन जो है खत्म कर दिया गया है। रिटर्न रिव्यू और बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा को घटा दिया गया है। इसका सीधा असर आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट कमीशन जो है वो ज्यादातर कारोबारियों की अपील के लिए होता है और रिटर्न हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में सेटलमेंट कमीशन को तत्काल खत्म कर इसकी जगह इंटरिम बोर्ड ने ले ली है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सेटलमेंट को संक्रमित तरीके से सुलझाया जाना पड़ेगा, कुछ पार्ट ओल्ड रेजिम और कुछ पार्ट न्यू रेजिम के हिसाब से होगा, जो निश्चित रूप से कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसी तरीके से नए बनाए गए इंटरिम बोर्ड के वर्किंग रेगुलेशंस अभी तक फाइनलाइज्ड और नोटिफाइड नहीं किए गए हैं। ऐसे में इस बदलाव में डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। इसी प्रकार से सी फॉर्म जारी करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बताना चाहूंगा कि जब सीएसटी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जब कोई पंजीकृत बिक्री करदाता दूसरे राज्य के पंजीकृत बिक्री करदाता से माल खरीदता है तो उसे बिक्री कर की कटौती को लेकर के सी फॉर्म जारी करना होता है। ऐसे में गौरतलब है कि सी फॉर्म देने वाली वो कंपनी जो है खरीदे गए माल का 2% सीएसटी उसे लगता है, नहीं तो 13.125 के अनुसार उसे पूरी बिक्री कर उसे देना होगा। वित्त विधेयक का यह बदलाव कंपनियों को ज्यादा टैक्स देने के कारण उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो उसको कम करेगा। ऐसे में निश्चित रूप से नए कैपिटल इन्वेस्टर जो है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कंपनियां जो अपने उत्पादन की जो इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ने की वजह से निश्चित रूप से वो अपने उत्पादन की जो मैन्युफैक्चरिंग जो वो करेंगे उसमें वो निश्चित रूप से अपने दाम को बढ़ाएंगे, उसे बढ़ोतरी उसे देंगे, जिसकी मार सीधे कंज्यूमर पे, आम आदमी पर पड़ेगी। इसी प्रकार से पारस्परिकता के सिद्धांत को ओवरराइड कर दिया गया है। घर के मालिक द्वारा एक आवास समाज का गठन किया जाता है और उस समाज के सदस्यों को रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। इसी तरह क्लब, निर्माताओं और उत्पादकों के संगठन, निवासियों के कल्याण संघ और कई अन्य संगठन हो सकते हैं जो पारस्परिकता की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हो। ऐसे में सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास समाज अपने सदस्यों से पैसा एकत्रित करता है और इस वित्त विधेयक के द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शंस को अब सप्लाई के तहत माना गया है एवं इन्हें जीएसटी के शेड्यूल 2 के तहत 1 जुलाई 2017 से चार्ज देना होगा। ऐसे में मैं समझता हूं कि यह बदलाव समाज के ऐसे समूह एवं उनके सदस्यों के बीच जो विशेष संबंध हैं उन्हें निश्चित रूप से उसमें जो है एक हानिकारक जो है वो संबंध साबित होगा। इसी प्रकार वित्त विधेयक में यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने भी ली है, बहुतों ने, सभी साथियों ने, कईयों ने ली होगी इसको। निश्चित रूप से ऐसे यूलिप प्लान लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए सेक्शन 10(10)D के तहत 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम पर टैक्स छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव 1 फरवरी 2021 के बाद 2.5 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लागू होगा और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ निश्चित रूप से प्रभावित होगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि यूलिप प्लान मुख्यतः लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं और
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूलिप प्लान से आई हुई लगभग 50% से भी ऊपर आय जो है वो देश के जो है विकास कार्यों हेतु काम में ली जाती है। अतः आज के हालातों को देखते हुए सरकार को लिक्विड मनी की आवश्यकता है, वहां पर यह कदम उठाना शायद उचित नहीं था, ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से जब कोई कंपनी वर्षों से अपने उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या बेहतर सेवा प्रदान करती है, तो ऐसे में कंपनी की बाजार में एक अलग पहचान बनती है, गुडविल बनती है। और ऐसे में कंपनी की गुडविल अच्छी होने से कंपनी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह अपने बेहतर से बेहतर कार्य करने पर आमादा रहती है। गुडविल अर्थात ख्याति, साख या किसी व्यापार का कमाया हुआ नाम, यह एक इंटैंजिबल एसेट है जिसकी एक कीमत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिजनेस एक्विजिशन करते वक्त गुडविल को डेप्रिशिएबल एसेट माना है। ऐसे में यह प्रस्ताव लाया गया कि गुडविल डिक्लाइन होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जबकि ऐसे गलत निर्णय में जब गुणवत्ता, कंपनी किसी तरह का अगर गलत निर्णय लेती है तो उसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से कम आएगी और उसकी गुडविल जो है वो डिक्लाइन होगी। मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगा कि यह निर्णय स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन एवं इंटरनल ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जोर का झटका होगा। ऐसे में मर्जर और एक्विजिशंस के लिए यह एक कड़वा घूंट साबित होगा। मैं इसी प्रकार कहना चाहूंगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत कुछ वस्तुएं जिसमें स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स पर टैक्स जो है 10% से 15% किया गया है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर 0 से 5% तथा इलेक्ट्रॉनिक टॉय पार्ट्स पर 5% से 15% तक की बढ़ोतरी टैक्स में की गई है। इसमें से ज्यादातर आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आते हैं। ऐसे में इनके दाम बढ़ने से निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जो कि अंततः उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ाएगी। देश की जनता जो पहले से ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था की मार झेल रही है, ऐसे अमेंडमेंट्स की उन पर दोहरी मार पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इक्वलाइजेशन लेवी इश्यूज जो हैं, जिसे आम भाषा में गूगल टैक्स कहा जा रहा है, जो 1 जून से लागू होने जा रहा है। इसके तहत देश के कारोबारियों, कंपनियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स जिसमें ट्विटर, फेसबुक, गूगल और याहू जैसी कंपनियां शामिल हैं, इन कंपनियों में दिए गए ऑनलाइन एड के लिए भुगतान की गई राशि पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी वसूला जाएगा। हालांकि यह केवल तभी चुकाना होगा जब भुगतान की राशि 1 वर्ष के अंदर 1 लाख से अधिक होगी। यह लेवी पूरी तरीके से बिजनेस टू बिजनेस, B2B ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। भविष्य में इसे लेकर 3 कठिनाइयां हो सकती हैं। पहली, इस टैक्स को लागू करने से एक बड़ी दिक्कत यह आ सकती है कि विदेशी कंपनियां अपने बिजनेस डेटा संभवतः शेयर ही ना करें। दूसरा, टैक्स की दर उन करों से कम है जो भारतीय कारोबारियों की इनकम पर लगाया जाता है। तीसरी दिक्कत जो है, नोटिफिकेशन में जिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कही गई है उसे अभी उचित और पूरी तरीके से कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले महीने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से होने वाली आय पर विदेशी कंपनियों पर जो है टैक्स देना पड़ेगा, तो इनसे भारतीय तकनीकी स्टार्टअप्स जो हैं उनके बिजनेस पर काफी जो है प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इस पर जो है मैं समझता हूं कि पुनर्विचार होना चाहिए। इसी तरीके से नॉन टैक्स प्रपोजल्स, संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक साधारणतः धन विधेयक को भी शामिल करता है, जिसमें टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो सरकारी धन का अधिग्रहण, नॉर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट इन्वॉल्विंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इत्यादि शामिल होते हैं। किंतु इस वर्ष के वित्त विधेयक में धन से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्यादा ध्यान न देकर के नॉन टैक्स लेजिस्लेशंस एवं प्रपोजल्स को शामिल ज्यादा किया गया है। इसके अतिरिक्त फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनसे देश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में फंड जरूर बढ़ेंगे, किंतु केंद्र सरकार के तथाकथित आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया के ये पूर्णतः विपरीत है। ये अपने ही
जो है मूल्यों को ह्रास पे रख रहे हैं। इसी प्रकार अमेंडमेंट्स ऑफ एलआईसी एक्ट 1956 में वित्त विधेयक के द्वारा एलआईसी एक्ट में 27 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इसके पूर्ण होने की प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए इसे वित्त विधेयक में शामिल किया गया है, ताकि सार्वजनिक प्रस्ताव को पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी से मुक्त करता है ये। और जब एक कंपनी अपना स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे इनिशियल आईपीओ ऑफरिंग कहा जाता है, आईपीओ जिसे कहते हैं, जिसकी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। लिमिटेड कंपनियां यह कार्य इसलिए करती है जिससे वह अपनी शेयर बाजार में अपने आप को सूचीबद्ध कर सके। और एलआईसी संपत्ति का कुल मूल्य ऐतिहासिक आंकड़ों में 31.11 लाख करोड़ को छू गया है। इसी तरह आईडीबीआई बैंक को संकट से उभारने के लिए सरकार ने उसे 9296 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। यह पूंजी सरकार और एलआईसी द्वारा मिलकर के दी गई है। इसके साथ ही एलआईसी सरकार का सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि लगभग 55,000 से 65,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एवं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ऐसे में यह समझ के बाहर है कि क्यों केंद्र सरकार अपनी सोने की चिड़िया के शेयर में से, जो कि सरकारी बजट में 1/3 भागीदारी प्रदान करता है, अपनी हिस्सेदारी कम करने पर क्यों आमादा है, यह समझ के परे है। सरकार का यह कृत्य पॉलिसी धारकों के लाभ को कम करने का और कैपिटल कंसंट्रेशन को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने जैसा होगा। जैसे कि ऑल इंडिया के बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थॉमस फ्रैंको ने ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट्स में कहा है कि सेलिंग द हाउस टू हैव अल्कोहल। मैं आगे कहना चाहूंगा, इस वर्ष के बजट में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंटल सेस लगाने का भी ऐलान हुआ है। इसमें कमोडिटीज की जो लिस्ट शामिल हुई है उसमें एकरूपता यानी कि होमोजेनिटी का अभाव है, तथा प्रपोज रेट में भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं। सेंट्रल एक्साइज कस्टम ड्यूटी केंद्र एवं राज्यों के दोनों के अंतर्गत विभाजित होती है। ऐसे में जब सेस और सरचार्ज के द्वारा जो राशि एकत्रित होगी वो इस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होती है। ऐसी प्रक्रिया में राज्य को जो है कम पैसा मिलता है और करों का भार भी बहुत अधिक राज्यों में बढ़ जाता है। माननीय सभापति जी, आज समस्याएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जो सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण समस्या है वो किसानों की समस्या है। और किसानों की क्या दुर्दशा इस सरकार ने कर रखी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई थी, उस समय इन्हीं धरती पुत्र किसानों ने जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था। और आज उनके साथ क्या दुर्व्यवहार जो है हो रहा है वो देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और पूरे विश्व में यह जाना जाएगा। किसानों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि खेती पर सरकारी सहायता तंत्र मजबूत हो और उनके उपज का सही दाम किसानों को मिले, ये उनकी मांग है। इसीलिए किसान संगठन जो है लगातार एमएसपी की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और ऐसे में उनकी जायज मांग को अनसुना करते हुए कृषि क्षेत्र का भविष्य निजी हाथों में सौंपने का काम यह सरकार कर रही है। उत्पादन की लागत से नीचे जब खाद्यान्न की बिक्री की बात आती है तो इसे कानूनी प्रतिबंध लगा करके स्पेन जैसे देश ने यह एक ऐतिहासिक पहल करी है और उन्होंने यह तय कर दिया कि अगर ये कानून जो है 27 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा। और यह कानून हिंदुस्तान के किसान भी यही कानून चाहते हैं, जिसमें उत्पादन की लागत से नीचे खाद्यान्न बेचने के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले के साथ में कड़े दंड का प्रावधान इन्होंने किया, जो स्पेन ने 3,000 से 1 लाख यूरो तक लिया है और वो बढ़ करके 1 बिलियन यूरो तक भी हो सकता है। मेंबर 2 मिनट हैं आपके पास कंक्लूड करने के लिए। सर मुझे तो 25 मिनट आपको अलॉट किया गया है आपकी पार्टी से। 25 मिनट पूरा करने का मुझे कहा गया। 2 मिनट आप सर, लेकिन मैंने तो अभी तक शायद मेरे ख्याल से 20 मिनट ही बोला है। 25 आपका 23 मिनट हो चुका है। 2 मिनट। मैं ऐसे मौके पे यही कहना चाहूंगा कि सरकार को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए किसानों पर। पेड़ जब फल फूल से लद जाता है तो वो झुकता है, वो देता है। सरकार जो है वो इनकी वर्तमान मनस्थिति पर एक शायर ने ये खूब लिखा है, कद बढ़ता नहीं एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सिर्फ सर झुकाने से।
सरकार को झुकना चाहिए। सरकार को झुकने से जो है मैं समझता हूं कि अच्छा ही संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में जाएगा। और कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई एक मूलभूत व्यवस्था है। इसके लिए मैंने जो है विशेष उल्लेख में भी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जिक्र किया था। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी किसानों की अनदेखी की गई है। आज ये जो है फसल बीमा योजना किसानों में कतई भी लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इसका बीमा ही किसानों को फसलों का नहीं मिल पा रहा है। कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा, कहीं कम नुकसान हो रहा, आकलन पूर्णतः नहीं है, इसलिए किसान इस बीमा को नहीं लेना चाहते। और स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जो है, गुजरात जैसे प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश जो है, वो लोग भी कंक्लूड करें, आपका समय खत्म हो चुका है। 25 मिनट आपका समय खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो है दूसरी बीमा योजनाएं लागू कर रही हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, प्लीज जल्दी कंक्लूड। बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारी नहीं सुनना चाहते, देश की नहीं सुनना चाहते, किसानों की नहीं सुनना चाहते, जनता की नहीं सुनना चाहते, आरएसएस की तो आप मानते हैं। आरएसएस के इन्हीं के गुरु गोलवलकर भी यही कहते हैं कि सरकार की आलोचना को देश हित में सबसे ऊपरी उन्होंने बताते हुए अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है। समय हो चुका है। कंक्लूड कर रहा हूं सर। आई कैन गिव यू 30 सेकंड्स मोर। 30 सेकंड्स आलोचना को मानते हुए उनकी बात तो कम से कम आप माने। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। माननीय सभापति महोदय, अंत में कृषि और धरती पुत्र किसानों के वर्तमान हालात पर कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं, कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब यह मुल्क देखिए, खेतों में सौदागर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।